नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? घर पर स्वस्थ और मस्त होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आप हमने पढ़ लिए भौतिक विभाजन की, हमारी ये चौथी क्लास है। ओवरऑल जो राजस्थान जियोग्राफी की वो 8वीं क्लास है हमारे पास, ठीक है, आज जो होगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी पढ़ रहे होंगे मन लगाकर। आपकी जो नियमितता है वो जरूर होनी चाहिए क्लास के प्रति, पढ़ाई के प्रति। तो वो थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है हमें। तो हमने पिछली क्लास के अंदर क्या क्या अध्ययन किया है, तो पिछली क्लासों के अंदर हमने जान लिया है कि भौतिक विभाजन के अंदर कितने भाग है। तो 4 भागों में बांटा था। उसके अलावा हमने जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसको पढ़ लिया था। उसके अलावा बालू का स्तूप है उनको पढ़ लिया था। वो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी पिछली, जहां से एक क्वेश्चन जरूर उठता है। और इसके अलावा हमने पारिभाषिक शब्दावली थी मरुस्थल से संबंधित, वो भी हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो हम आज की शुरुआत करते हैं एक शानदार कोटेशन के साथ। तो देखो ये क्या लिखा है, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। यानी कि अगर आप मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं तो हम पत्थरों मतलब पुल बना सकते हैं पत्थरों से भी, ठीक है, तो समंदर के अंदर भी। तो हमें एक चाहत रखनी है पढ़ाई के प्रति, लगन रखनी है। ये नहीं है कि हमें बस सर आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो हमें एक मन लगा के पढ़ना है, पूरे जी जान से पढ़ना है। एक चीज मैं पढ़ रहा था कमेंट में, कमेंट कुछ आ रहे थे कि सर हमारे पास तो संसाधन है नहीं, हमें किस प्रकार से पढ़ें, क्या मैटर तैयार करें, किस प्रकार से करें। अरे संसाधन क्यों नहीं है आपके पास? आपके पास 2 हाथ दिए ना भगवान ने, बिल्कुल है। तो आपके पास क्यों नहीं है? पेन आपके पास है, कॉपी आपके पास है, तो आप लिखो ना। लिखने से बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता। अगर आप लिख कर याद कर रहे हो ना, नोट्स बनाकर अगर तैयार कर रहे हो, तो उससे बड़ा हथियार आपके पास हो ही नहीं सकता है। ये लिख लो चाहे। अब हमें क्या है, सारे नोट्स उतारना है रजिस्टर के अंदर। मैप का मैं पहले बता चुका हूं, मैप आपके पास होना ही चाहिए। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ है, ईमानदारी है पढ़ाई के प्रति, अगर आपकी ईमानदारी है, नीयत साफ है, तो रास्ता खुद ब खुद बना लेगा। जैसे जल बनाता है ना, पानी रास्ता खुद बना लेता है, उसी प्रकार आपकी ईमानदारी और नीयत साफ है तो रास्ता आप खुद बना लोगे, ठीक है। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा, कोई सहयोग करने के लिए नहीं आएगा। तो हमें यानी खुद ही दोस्त बनना पड़ेगा खुद का। कोई दोस्त ऐसा नहीं है जो आपका साथ देगा, ठीक है। एक संसाधन की बात और आती है कि संसाधन का अभाव। तो संसाधन से संबंधित यानी कि संसाधन कम है, संसाधन का अभाव है तो क्या हो गया? हम संसाधन, मैं एक बात कहता हूं कि आपको अगर सीखना है तो लड़कों से जरूर सीखो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सबसे सीखनी चाहिए। तो ये एक चीज है जो लड़कों से सीखनी चाहिए, जो मैं खुद भी उस दौर से गुजर चुका हूं। तो हमें क्या है कि लड़के क्या करते हैं, जहां पर भी रहते हैं रूम के अंदर, तो रूम में लड़के रहते हैं तो 3 या 4 लड़के रहते हैं, 5 लड़के रहते हैं। मैं खुद रहा हूँ, 5-5 लड़के हम साथ साथ रहते थे। तो जहां पे केवल चार पाई आ सकती है, वहां पे हम 5-5 लड़के रहे हुए हैं और वहां से सिलेक्शन भी निकले हैं। ऐसी बात नहीं है कि वहां पढ़ाई नहीं होती थी, पढ़ाई होती थी, बिल्कुल होती थी, सिलेक्शन भी निकले हैं वहां से। और तो और 5 वहां संसाधन का अभाव था, एक ही रूम था, 5 जने पढ़ रहे थे, क्या दिक्कत हो गई? और एक और बात, हम जब भी जाते थे, कॉलेज लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, कॉलेज जाता था तो हमारे पास एक ही बाइक होती थी। 5 दोस्त होते थे हम और एक ही बाइक होती थी। तो हम 5-5 दोस्त एक ही बाइक पर चढ़कर जाते थे। तो फिर साधन तो एक ही था ना, साधन एक ही था, लेकिन हम लोग कितने थे? 5 लोग थे। तो 5 यानी कि संसाधन का अभाव हो गया तो क्या हो गया? तो हमें उसके अंदर भी अपना रास्ता जरूर खोजना है, रास्ता खुद बनाना है, हमें निराश नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज हो गई मोटिवेशन आज का, बहुत है इतना। चले आगे क्लास की तरफ बढ़ते हैं कि अपना जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको 2 भागों में बांटा था। एक तो बांटा था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा बांटा था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो अपना ये दूसरा भाग है, कौन सा है? ये दूसरा भाग है ये, ठीक है। तो दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश किस प्रकार से, क्या चीजें हैं इसके अंदर, कैसी जलवायु है, ठीक है, कौन कौन से मैदान आते हैं, मैंने बता दिया था। अर्धशुष्क प्रदेश में कितने मैदान आते हैं? 4 मैदान आते हैं। कौन कौन से बताया था? ये घग्गर का बताया था, शेखावटी प्रदेश बताया था, नागौरी उच्च भूमि बताया था, और इसके अलावा गोडवाड़ प्रदेश जिसको लूनी बेसिन भी कहते हैं, ये बताया था ना। ये आपको याद होने चाहिए साथ साथ के अंदर, ठीक है। तो मरुस्थल के इस भाग में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है,
क्या होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहां पे होती है, मरुस्थल के इस भाग में। कहां पे, अर्ध शुष्क जो मरुस्थल प्रदेश है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटता है, एक शुष्क मरुस्थल प्रदेश, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। शुष्क मरुस्थल प्रदेश को हमने पढ़ लिया है। अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश है वो क्या करता है, उसके अंदर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शुष्क मरुस्थल प्रदेश की बात करें तो वहां पर कितनी बताई थी, 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पे, ठीक है। तो इसके अलावा देखो, शुष्क मरुस्थल एवं अरावली के मध्य, शुष्क मरुस्थल बताया था ना कल, जो पहले हमने पाठ कर लिया है, एवं अरावली के मध्य भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि शुष्क मरुस्थल एवं अरावली के मध्य। शुष्क मरुस्थल कहां पे बताया था कि जो पश्चिमी भाग है, इसके अलावा अरावली प्रदेश है, उसके मध्य भाग को क्या कहा जाता है, अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। इसके अलावा इसको संक्रमणीय प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमणीय प्रदेश, ठीक है। संक्रमणीय प्रदेश क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों जलवायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, शुष्क जलवायु भी पाई जाती है, शुष्क व अर्ध शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु। इस कारण से इसको संक्रमणीय प्रदेश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि शुष्क मरुस्थल और अरावली के मध्य स्थित है, इस कारण से इसको संक्रमणीय प्रदेश भी कहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश को और किस नाम से जाना जा सकता है, तो मैं एक पढ़ा था महान भारतीय मरुस्थल, लेकिन अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश को क्या कहते हैं, लघु मरुस्थल भी कह सकते हैं। हमने क्या कह सकते हैं, लघु मरुस्थल भी कह सकते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि शुष्क मरुस्थल प्रदेश है उसको महान भारतीय मरुस्थल कहते हैं, ठीक है, भारतीय महान मरुस्थल कह सकते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा देखो, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा है, ये पढ़ लिया था पहले भी। 4 भाग कौन कौन से हैं, बात करें गग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कौन से 4 भाग है, तो ये 4 भाग है, गग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। ये हो गए 4, ठीक है। आ गया समझ में। क्या है, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश को लघु मरुस्थल भी कहते हैं। इस भाग में 25 से 50 सेंटीमीटर की क्या होती है, वर्षा होती है। शुष्क मरुस्थल एवं अरावली के मध्य भौतिक प्रदेश को क्या कहा जाता है, अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा है, कौन कौन से, तो गग्गर, शेखावटी, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश, ये आ जाएगा अपना, ठीक है। चले आगे, आगे देखो, आगे आ गया पहला अपना आ गया गग्गर का मैदान। क्या आ गया, गग्गर का मैदान। यह मैदान श्रीगंगानगर, हमें पता है गग्गर का मैदान था वो पहले तो कितने जिलों में था, केवल पहले 2 ही जिलों में था। कौन कौन से जिले थे, गंगानगर और हनुमानगढ़, लेकिन अब कितने जिले हो गए हैं, 3 जिले। कौन सा जुड़ गया नया, अनूपगढ़। तो कहां कहां पे है, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ के भाग पर विस्तारित है। क्या है, गग्गर का मैदान। और यह मैदान गग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से निर्मित है। गग्गर नदी बहती है ना, उसके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से निर्मित मैदान है। यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। और मिट्टी है कैसी, तो भूरी मटियार। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, भूरी मटियार और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ यानी कि जो नदियों द्वारा लाई जाती है बहाकर मिट्टी, वो जलोढ़ मिट्टी होती है। तो ये एक प्रकार से उपजाऊ मिट्टी है। ये क्या है, उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। गंग नहर, वह गंग नहर, यहाँ पे नहरें भी बहती है, तो वह मुख्य रूप से नहरें कौन कौन सी है, अगर इसकी बात करें, गग्गर के मैदान नहरी प्रदेश भी कहा जाता है। आपको पता है किसने कहा है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने इस प्रदेश को क्या कहा है, नहरी प्रदेश भी कहा है। इस बात का ध्यान रखना है। गंग नहर व इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर व इंदिरा गांधी नहर द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा होने से मरुस्थलीय स्वरूप बदल गया है। सिंचाई सुविधा किन किन के माध्यम से होती है, तो एक तो गंग नहर है और एक है इंदिरा गांधी नहर, यानी कि यहाँ नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो वो कौन सा मैदान आ जाएगा, आपका गग्गर का मैदान आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो मूल रूप से तो ये मरुस्थली है, ठीक है। जो गग्गर का मैदान है मूल रूप से तो ये मरुस्थली है, लेकिन यहाँ पे नहरें आ जाने के कारण यहाँ पे क्या हो गया है, मरुस्थलीय स्वरूप है वो बदल गया है एक प्रकार से, ठीक है। आगे देखो, गग्गर नदी के इस क्षेत्र को, गग्गर नदी के इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है नाली, पाट, बग्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाली, पाट या बग्गी कहा जाता है, ठीक है। बग्गी किसको कहते हैं, अगर बग्गी की बात करें कहते हैं उपजाऊ क्षेत्र को, ठीक है। उपजाऊ क्षेत्र है जो, उपजाऊ क्षेत्र को क्या कहते हैं, बग्गी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें नाली या पाट, तो इसको हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर स्थानीय भाषा के अंदर किसको कहा जाता है,
जो नदी है कौन सी, घग्गर नदी, उसको क्या कहा जाता है, हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र में, ठीक है, मुख्य रूप से हनुमानगढ़ कह सकते हैं। हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं इसको, नाली अपाट कहते हैं। किसके क्षेत्र को, घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको कहते हैं, ठीक है, नाली अपाट या बग्गी, ठीक है। बग्गी को किसको कहते हैं, तो उपजाऊ क्षेत्र के भाग को क्या कहते हैं, बग्गी कहते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। मूल रूप से ये क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे गंग नहर व मरुस्थलीय प्रदेश आ जाने के कारण क्या हो गया, इसका मरुस्थलीय स्वरूप बदल गया है। कहा जाता है कि यहाँ पे पहले कौन कौन सी नदियां बहती थी, तो अगर बात करें तो वो कौन कौन सी थी, सरस्वती, और कौन सी थी, सरस्वती और तोतांग, ठीक है, सतलुज, कौन सी थी, सतलुज, और एक नदी और थी व्यास, ठीक है। ये नदियां पहले बहा करती थी, विद्वान मानते हैं कि सरस्वती, चौतांग, सतलुज और व्यास जो घग्गर के मैदान में ये नदियां बहा करती थी। लेकिन जो सतलुज और व्यास नदी है, सतलुज और व्यास नदी है, इन्होंने तो अपना प्रवाह क्षेत्र क्या कर लिया, बदल लिया, परिवर्तन हो गया, यानी कि दूसरी ओर बह चली। लेकिन सरस्वती और चौतांग नदी थी वो क्या हो गई, ये विलुप्त हो गई, एक प्रकार से क्या हो गई, लुप्त हो गई, दोनों क्या हो गई, लुप्त हो गई। लुप्त हो जाने से क्या हो गया, फिर ये घग्गर का मैदान है एक प्रकार से सूखा हो गया, यानी एक प्रकार सूखा पड़ने के कारण ये जो सरस्वती नदी है, सूखा पड़ने के कारण क्या हो गई, ये घग्गर का मैदान यानी कि एक प्रकार से रेगिस्तान आ गया, मरुस्थल बन गया, ये विलुप्त हो गई सूखा पड़ने के कारण। कौन सी नदी, सरस्वती नदी है जो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगर बात करें श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ का विस्तार कहां पे है, तो ये आ जाएगा विस्तार, कौन कौन सा है, ये हनुमानगढ़, ठीक है, ये आ जाएगा गंगानगर, और ये आ जाएगा अनूपगढ़। ये 3 जिले हैं, 3 जिलों में मुख्य रूप से ये नदियां, मतलब ये जो घग्गर का मैदान है वो है, ठीक है। तो ये आ गया समझ में, कौन कौन सा है, जो शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है अपना, उसके अंदर आपने 4 भाग बताए, 4 मैदान बताए थे, घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, और इसके अलावा नागौरी उच्च भूमि, और एक था गोडवाड़ प्रदेश। तो इन 4 भागों में ये कौन सा है, तो ये आपका आ जाएगा, ये 3 जो जिले हैं, कौन कौन से जिलों में बहती है, अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। पहले 2 में ही थे, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, लेकिन अब एक नया जिला और है अनूपगढ़, ठीक है। तो ये आ गया आपको समझ में, किसी प्रकार की कोई चिंता यहाँ पे। चलें आगे, आगे देखो, आगे आ जाता है अपना शेखावटी प्रदेश। क्या आ जाता है, शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले शामिल है बताओ, तो आपका जिला आ जाएगा चूरू, सिक्कर और झुंझुनू आ जाएगा। इसके अलावा हम नीम का थाना भी कह सकते हैं, लेकिन नीम का थाना है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर शामिल हो जाएगा आपका। इसके अलावा बात करें तो जो डीडवाना कुचामन का उत्तरी भाग है वो किस में आ जाएगा, शेखावटी प्रदेश के अंदर ही आ जाएगा। इसके अलावा शेखावटी प्रदेश को और किस किस नाम से जान सकते हैं, तो अपने अगर वो बात करें तो इसको कह सकते हैं तोरावाटी। क्या कह सकते हैं, तोरावाटी, ठीक है। और कह सकते हैं आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा एक और कह सकते हैं बांगड़ प्रदेश। क्या कह सकते हैं, बांगड़ प्रदेश भी इसको कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं शेखावटी प्रदेश को। शेखावटी प्रदेश को हम तोरावाटी, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र या बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जान सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अगर बात करें कि इस प्रदेश में सिक्कर, झुंझुनू, चूरू जिले में, हाँ आ गया ना, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू जिले में डीडवाना कुचामन का उत्तरी भाग, डीडवाना कुचामन का कौन सा भाग है, उत्तरी भाग है। 3 जिले तो है, पहले भी थे, आज भी है, कौन कौन से, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू और डीडवाना कुचामन जो नागौर से लगवा है, उसका उत्तरी भाग किसके अंदर शामिल आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा शेखावटी प्रदेश के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, सिंपल चीजें हैं ये, पहले यही चीजें थी, ये केवल जिले चेंज हुए हैं, तो जिलों के क्या ऐड हुए, कौन कौन से जुड़े हैं, इस बात का ध्यान रखना है थोड़ा, और इसके अलावा और कुछ नई चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इन उत्तरी भाग शामिल किया गया है, इसे बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। तो बांगड़ प्रदेश किस कारण से कहते हैं, बांगड़ प्रदेश कहते हैं। तो बांगड़ प्रदेश किस कारण से कहते हैं कि यहाँ पे जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, तो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र इसको किस कारण से कहते हैं कि यहाँ पे नीचे है ना एक चूने की परत पाई जाती है मोटी,
तो चूने की परत जो नीचे पाई जाती है तो वहां पे आंतरिक रूप से जल बहता है नीचे, इस कारण से आंतरिक प्रवाह क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इस प्रदेश में सर्वाधिक बरखान मिलते हैं। बरखान बताया था ना मैंने, अर्धचंद्राकार जो आकृति के होते हैं, क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं, उसको बरखान कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार। ठीक है, और बांग्ला प्रदेश, हाँ, ये प्राचीन जलोढ़ होता है। ठीक है, प्राचीन जलोढ़। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र इस कारण से कहते हैं कि जो चूने की परत है वो नीचे पाई जाती है और आंतरिक रूप से जल बहता है, इस कारण से। लेकिन बांगड़ प्रदेश कहते हैं प्राचीन जलोढ़, यानी कि प्राचीन समय के अंदर यहाँ पर नदियां बहती थी, नदियां यहाँ पर क्या लेकर आई थी, मिट्टी लेकर आई थी, लेकिन वो कुछ समय के लिए तो उपजाऊ थी, उसके बाद में उपजाऊ यानी जो उसकी उपजाऊपनता है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इस कारण से प्राचीन जलोढ़ अब क्या है, वो बंजर हो चुका है, तो इस कारण से इसको बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। यानी कि बांगड़ से मतलब होता है प्राचीन जलोढ़ होता है। ठीक है, इस प्रदेश में सर्वाधिक बरखान मिलते हैं, तो अर्धचंद्राकार। और एक और बताया था चूरू, चूरू में यानी कि हर प्रकार के जो मतलब सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो चूरू में मिलते हैं, और सब प्रकार के अगर बात करें तो वो कहां पे मिलते हैं, जो अपने बालूका स्तूप है तो वो मिलते हैं जोधपुर ग्रामीण में। ये कल की क्लास में बताया था। ठीक है, याद रखना ये चीजें। अगर मिट्टी की बात की जाए, मिट्टी किस प्रकार की है, तो ये आपकी मिट्टी हो जाएगी बलुई मिट्टी हो जाएगी। किस प्रकार की मिट्टी हो जाएगी, बलुई मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि ये जो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 450 मीटर औसत ऊंचाई इसकी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 450 मीटर औसत ऊंचाई पाई जाती है। अगर मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले कौन कौन से हैं, तो ये आ जाएगा आपके। ठीक है, ये क्षेत्र आ जाएगा, ये क्षेत्र आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शेखावटी प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, शेखावटी प्रदेश। तो मैप के अंदर कौन कौन से जिले हैं, ठीक है, तो देखो ये तो आ गया चूरू, ये आ गया झुंझुनू, और ये आ गया सीकर, और ये आ गया आपका उत्तरी डीडवाना कुचामन, उत्तरी डीडवाना कुचामन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शेखावटी प्रदेश है, जिसके अंदर 4 जिले शामिल किए गए, सीकर, झुंझुनू, चूरू और डीडवाना कुचामन का उत्तरी भाग। ठीक है, ये चीजें आगे समझ में, कोई समस्या यहाँ पे, चले आगे। आगे देखो, आगे है, अब इस क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है और इन चीजों की एक शब्दावली है, तो उनको क्या क्या कहा जाता है उसके बारे में अगर बात करें तो ये देखो, जोहड़, क्या है, जोहड़। जोहड़ किसे कहते हैं, तो इसके बारे में देखो कि इस क्षेत्र में कुओं को किसको कहा जाता है, कुओं को स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। कुएं होते हैं ना जो पानी निकालने के, उसको क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में, जोहड़ कहा जाता है। ठीक है, चोम्भी या चोबी कह सकते हैं इसको, चोम्भी या चोबी। जोहड़ के गहरे भाग को, जो गहरा भाग है, जो मध्य का भाग होता है ना, बीच का भाग, उसको क्या कहा जाता है, चोम्भी कहा जाता है या फिर चोबी कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है कि जोहड़ किसको कहा जाता है, कुओं को। स्थानीय भाषा में जो शेखावटी प्रदेश का इलाका है वहां पे क्या कहा जाता है, जोहड़ किसको कहा जाता है, कुओं को कहा जाता है। चोम्भी किसको कहा जाता है, जो जोहड़ का गहरा भाग होता है, बीच का भाग होता है, उसको कहा जाता है चोम्भी। ठीक है, इसके अलावा बीड़, बीड़ किसको कहा जाता है, घास के मैदान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, घास के मैदान या फिर सार्वजनिक चारागाह होते हैं, यानी कि जहां पर क्या होते हैं, जो पशुओं को चराने की जगह होती है, घास, वो मैदान छोड़े जाते हैं पशुओं के लिए, वो है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। एक होता है बीहड़, बीहड़ किसे कहते हैं, बीहड़ यहाँ से संबंधित, शेखावटी प्रदेश से संबंधित नहीं है। बीहड़ किससे संबंधित है, तो बीहड़ किससे संबंधित हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा चंबल बेसिन से संबंधित। ठीक है, जहां पर चंबल नदी प्रवाहित होती है, तो वो आपका इलाका हो जाएगा बीहड़ प्रदेश। लेकिन बीड़ अगर पूछा जाए तो क्या होता है, घास का मैदान होता है। ध्यान रखना, बीहड़ क्या होता है, बीहड़, बीहड़ पता है ना आपको क्या चीज है, तो बीहड़ हो जाएगा चंबल बेसिन का कटा फटा क्षेत्र।
तो इसके अंदर अंतर है बीहड़ और बीड़ में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर बात करें तोरावाटी, अब तोरावाटी किसे कहते हैं, तो तोरावाटी है कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, आपको पता है कि जो शेखावटी प्रदेश की जो आंतरिक प्रवाह की नदी है वो कौन सी नदी है, तो आपकी आ जाएगी कांतली नदी आ जाएगी। तो उस कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उस कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को ही तोरावाटी कहा जाता है। अब इस कांतली नदी को ढंग से पढ़ेंगे तो अब कहाँ पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे नदियां, ठीक है, अपवाह तंत्र पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कांतली नदी कहां से होती है, तो ठीक है, उद्गम कहां से है, तो ये आपको पता होना चाहिए, खंडेला की पहाड़ियां। कहां पे है, खंडेला की पहाड़ियां। लेकिन इसकी विस्तृत रूप से जानकारी हम कहां पे प्राप्त करेंगे, अपवाह तंत्र का पार्ट जो जब करेंगे अपने उस समय इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें सिंपल चीजें हैं, कोई दिक्कत समस्या बताओ, कोई इसको अदर वे में मत लेना है कि टफ है ये है, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, आराम से चीजें समझनी है और करनी है। ये चीजें क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं क्वेश्चन यहां से, ठीक है। तो ये इन चीजों को आराम से समझना है क्या चीजें हैं, ठीक है। तो इस आगे देखो, इस क्षेत्र की पहाड़ियां तोरावटी की पहाड़ियां कहलाती है, यानी कि शेखावटी प्रदेश के अंदर जो पहाड़ियां होती है उन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, तोरावाटी की पहाड़ियां कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि शेखावटी प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो तोरावाटी भी कहा जाता है, बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है, इसके अलावा आंतरिक प्रवाह क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर बात करें तो हमने क्या, जो आपका शेखावटी प्रदेश हो गया, लेकिन इसको बांगड़ प्रदेश किस कारण से कहा जाता है, प्राचीन जलोढ़, यानी कि प्राचीन समय में नदियां बहती थी, वो एक प्रकार से मिट्टी लाई थी, वो उपजाऊ मिट्टी थी, लेकिन कुछ समय बाद में वो नदियां प्रवाहित होना बंद हो गई, तो वो जो उपजाऊपन था उसका खत्म हो गया। तो उपजाऊपन खत्म होने के बाद जो मिट्टी रह गई प्राचीन जलोढ़, उसको यानी कि एक प्रकार से बंजर हो गई, तो बंजर होने के कारण इसको क्या कहा गया, बांगड़ प्रदेश कहा गया। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र इस कारण से कहते हैं कि नीचे एक चूने की परत पाई जाती है, यहाँ पे तो परत पाए जाने के कारण वहां जल बहता है नीचे अंदर, तो इस कारण से आंतरिक प्रवाह क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। तोरावटी किस कारण से कहा जाता है, इस तोरावटी कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। और यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं उसको कहा जाता है तोरावटी की पहाड़ियां कहा जाता है। ये चीज ठीक है, समझ में आगे चले, आगे देखो, ये क्या लिखा है, इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु में अस्थायी तालाब बन जाते हैं जिन्हें सर या सरोवर कहते हैं। यानी कि जब वर्षा होती है तब क्या हो जाती है, यहाँ पे तालाब बन जाते हैं, छोटे छोटे किस प्रकार से बन जाते हैं, बालू का स्तूप पढ़े हमने, तो बालू का स्तूप है उनके मध्य जो भाग होता है, जगह होती है, तो वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी इकट्ठा होने के कारण वो तालाब बन जाते हैं। उन तालाब को क्या कहा जाता है, सर या फिर सरोवर कहते हैं। सर के नाम से जैसे गांव के नाम भी बहुत पढ़े होंगे आपने, जैसे जस्सू सर, ठीक है, मलसी सर, इनके नाम पर ये जो तालाब है, लूणकरण सर, ये भी पढ़ा है ना आपने, लूणकरण सर, यानी कि यहाँ पे तालाब पाए जाते हैं, इस कारण से इनके नाम है, इनके ऊपर रखे गए हैं। तो सर यानी कि इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु में अस्थायी तालाब बन जाते हैं। वर्षा ऋतु जब बारिश होती है उस समय क्या हो जाता है, जब बालू का स्तूप होते हैं उनके मध्य जो भाग होता है वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है। उस पानी इकट्ठे होने से क्या हो जाता है, वो सर या सरोवर कहलाने लग जाते हैं। इसके अलावा आगे देखें तो वार्षिक तापांतर सबसे अधिक, ये भाग जो शेखावटी प्रदेश है वार्षिक तापांतर में सबसे अधिक है। एक क्वेश्चन अब ये पूछता हूं कि अगर दैनिक तापांतर सबसे अधिक पूछ दिया जाए तो वो कौन सा स्थान होगा, कमेंट में बताओ जल्दी। तो वार्षिक तापांतर सबसे अधिक कौन सा है, तो आपका शेखावटी प्रदेश है। शेखावटी प्रदेश का जिला कौन सा आ जाएगा, आपका चूरू जिला आ जाएगा। कौन सा जिला आ जाएगा, चूरू जिला आपका आ जाएगा। अब चूरू जिले में क्या होता है कि जब गर्मियां होती है तो गर्मी के अंदर तापमान सबसे ज्यादा अधिक कौन से जिले में पाया जाता है, तो चूरू में पाया जाता है। जब सर्दियां अधिक होती है तो सबसे कम तापमान कहां पे पाया जाता है, तो वो भी चूरू में पाया जाता है। इस कारण से वार्षिक तापांतर सबसे कम यानी सबसे अधिक कहां पे होगा, तो शेखावटी प्रदेश के अंदर होगा, यानी कि गर्मियों में तापमान है अधिक और सर्दियों में क्या हो जाएगा, तापमान कम। गर्मियों में तापमान तो क्या होगा, अधिक होगा, और सर्दियों में तापमान कम। इस कारण से दैनिक जो वार्षिक तापांतर है वो सबसे अधिक इसी प्रदेश में पाया जाएगा,
ठीक है, तो इसमें पाया जाएगा। तो इस कारण से क्या हो जाएगा, वार्षिक तापांतर सबसे अधिक कहां पे होगा, तो शेखावटी प्रदेश में होगा और चुरू में होगा। और अभी पूछा था मैंने दैनिक तापांतर सबसे अधिक कहां पाया जाता है, तो वो मैंने बताया था सम गांव जैसलमेर के अंदर। ठीक है, चलें आगे। आगे देखो, आगे आ जाता है आपका नागौरी उच्चभूमि। क्या आ जाता है, नागौरी उच्चभूमि। नागौरी उच्चभूमि में कौन सा भाग आता है, तो आपको पता होना चाहिए। नागौर में डीडवाना कुचामन और नागौर का जो उभरा हुआ भाग है उसको नागौरी उच्चभूमि कहा जाता है। ठीक है, नागौरी उच्चभूमि उसको ही कहा जाता है। अगर बात करें कि ये है कहां पे, तो ये गोडवाड़ प्रदेश व शेखावटी प्रदेश के मध्य स्थित नागौर व डीडवाना कुचामन जिले की ऊंची उठी हुई भूमि को नागौरी उच्चभूमि कहते हैं। यानी कि गोडवाड़ प्रदेश कौन सा आ जाएगा, नीचे वाला आ जाएगा, और शेखावटी प्रदेश उसके ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा। तो इस हिस्से को क्या कहा जाता है, नागौरी उच्चभूमि कहा जाता है, जिसके अंदर कौन से जिले आ जाएंगे आपके, नागौर व डीडवाना कुचामन। देखो कौन से आ जाएंगे, नागौर व डीडवाना कुचामन, ये जिले आ जाएंगे दो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा नागौरी उच्चभूमि। ठीक है, तो ये आपकी नागौरी उच्चभूमि है। तो आपको पता है कि नागौरी उच्चभूमि में कौन कौन से जिले आते हैं, तो नागौर व डीडवाना कुचामन आ जाएगा। इसके अलावा बात करें कि इस प्रदेश की मिट्टी में, यहाँ की जो मिट्टी है नागौरी उच्चभूमि की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक होता है जो। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, इस कारण यह बंजर व रेतीला है। यानी कि खारापन है, इसकी जो जमीन है या जो मिट्टी है उसके अंदर खारापन है, तो वो बंजर ही होगा, बंजर व रेतीला भाग है। ठीक है, अगर बात करें कि इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई इसकी सामान्यतः लगभग पाई जाती है 300 से 500 मीटर। 300 से 500 मीटर। ठीक है, क्या पाई जाती है, 300 से 500 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है समुद्र तल से। ठीक है, इसके अलावा बात करें खारे पानी की झीलें, बिल्कुल यहाँ की जो मिट्टी है उसके अंदर क्या है, अगर सोडियम क्लोराइड है, नमक है, लवणता है, तो वहां पे खारे पानी की झीलें ही होगी। तो खारे पानी की झीलें मुख्य रूप से कौन कौन सी है, तो वो है सांबर, कुचामन और डीडवाना नाम की जो झीलें हैं, मुख्य झीलें हैं, वो खारे पानी की झीलें हैं। किस प्रकार की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं मुख्य। वैसे देखा जाए तो अपना जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वहां पे खारे पानी की झीलें ही हैं मुख्य रूप से। तो वहां यहाँ पे मीठे पानी की झीलें नहीं होती है। एक प्रकार से आपको पता है ये 33 सागर का भाग है, तो यहाँ पर झीलें भी किस प्रकार की होगी, खारे पानी की झीलें ही होगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि गोडवाड़ प्रदेश व शेखावटी प्रदेश के मध्य स्थित, जो शेखावटी कहाँ आ गया, ऊपर वाला भाग आ गया, और गोडवाड़ प्रदेश वाला नीचे वाला भाग आ गया। उसके बीच वाला हिस्सा है वो कौन सा है, नागौरी उच्च भूमि है। यानी कि एक प्रकार से कहते हैं जो राजस्थान के मध्य का भाग है वो कौन सा भाग है, नागौरी उच्च भूमि वाला भाग है। ठीक है, तो खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं, तो सांबर, कुचामन व डीडवाना। और इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। आगे देखो, आगे क्या चीजें हैं, आगे है कि इस प्रदेश में नमक की उत्पत्ति, वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि इस प्रदेश में नमक की उत्पत्ति का कारण गहराई में पाई जाने वाली माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें हैं। माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें हैं। तो इस यानी कि इस प्रदेश के अंदर गहराई में नीचे जमीन के अंदर क्या पाई जाती है, माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें पाई जाती है। और इन चट्टानों के लवणीय तत्व केशिका क्रिया द्वारा भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और उसके बाद वाष्पीकरण से सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसके जो नीचे भूमि है वहां पे क्या पाई जाती है, माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें पाई जाती है। उस माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें पाई जाती है तो वो क्या किया जाता है, इन चट्टानों के लवणीय तत्व केशिका क्रिया, एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा उसको क्या लाया जाता है, भूमि के सतह के ऊपर लाया जाता है उस नमक को। उस नमक को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, वाष्पीकरण के बाद उस नमक को तैयार किया जाता है, यानी इकट्ठा कर लिया जाता है उस नमक को। यानी कि उस भूमि में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है, खारापन सबसे अधिक यहां पाया जाता है, इस कारण से। ठीक है, अब कुब्बड़ पट्टी वाला इलाका किस कारण से, इसी कारण से देख लो क्या है, पुष्कर और मेड़ता के मध्य भाग। क्या चीज है, पुष्कर और मेड़ता। पुष्कर कहां पे है, अजमेर, और मेड़ता कहां है, नागौर। तो इसके मध्य का भाग है, इस भाग को कहा जाता है कुब्बड़ पट्टी। क्या कहा जाता है, कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। इस कुब्बड़ पट्टी को हम बांका पट्टी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बांका पट्टी, या फिर कह सकते हैं होच बेल्ट।
ठीक है, इस नामों से भी हम इसको जान सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं, कुबड़ पट्टी को बांका पट्टी और होच बेल्ट भी कह सकते हैं। ये कहाँ पे है, तो पुष्कर और मेड़ता के बीच का स्थान, यानी पुष्कर अजमेर और मेड़ता नागौर के मध्य जो भाग है उसको हम क्या कह सकते हैं, कुबड़ पट्टी वाला भाग कह सकते हैं। भूमिगत जल में क्या होता है, भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा, फ्लोराइड क्या है, एक प्रकार का नमक है, ठीक है, लवण है, एक प्रकार का क्या है, लवण है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, एक रोग है, रोग का नाम क्या है, फ्लोरोसिस नामक रोग है, ठीक है, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, दांत पीले हो जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, इस प्रकार के रोग हो जाते हैं, ठीक है, यानी कुब्बड़ निकल आती है एक प्रकार से, वो रोग क्या कहलाता है, फ्लोरोसिस नामक रोग कहलाता है ये, ठीक है, हो गया ये। तो ये अगर बात की जाए कि फ्लोराइड की अधिकता, सबसे अधिकता ये कहां पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सबसे अधिक कहां है, तो ये आपका आ जाएगा आसरवा गांव। कहां है, आसरवा गांव है, कौन सा गांव है, आसरवा गांव, और है कहां पे ये, तो ये डीडवाना कुचामन में है, कहां पे है, डीडवाना कुचामन में। सबसे अधिक प्रभावित है ये क्षेत्र, जो ये गांव है आसरवा गांव, ये सबसे अधिक प्रभावित है। इस बात का ध्यान रखना है कि कुब्बड़ पट्टी से सबसे अधिक प्रभावित गांव है तो आसरवा गांव है। सबसे ज्यादा फ्लोराइड कहां पाया जाता है, मात्रा कहां पाई जाती है, तो सबसे अधिक फ्लोराइड की मात्रा कहां पाई जाती है, तो आसरवा गांव है, डीडवाना कुचामन में है जो। और इससे रोग कौन सा होता है, तो फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, इससे दांत पीले वगैरह, हड्डियां टेढ़ी हो जाना, कुब्बड़ निकल आना, इस प्रकार का रोग होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको बता दिया माइकासिस्ट की चट्टाने हैं, उससे केशिका क्रिया जो होती है, प्रक्रिया होती है, इसको कह सकते हैं केशाकर्षण पद्धति भी कह सकते हैं। तो इसके द्वारा इसको लवण तत्व है उसको ऊपरी भाग पर लाया जाता है और उसके बाद वाष्पीकरण के द्वारा, वाष्पीकरण से इसके नमक को यानी कि सोडियम क्लोराइड को इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। ये चीजें आगे आगे समझ में कोई दिक्कत परेशानी। अगर इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां हैं एक प्रकार से, एक तो है पर्वतसर, पर्वतसर की पहाड़ियां, नावा की पहाड़ियां, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से ये पहाड़ियां पाई जाती है इस क्षेत्र के अंदर, ठीक है, पर्वतसर व नावा की पहाड़ियां, ठीक है। तो ये दो आपकी पहाड़ियां हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अंदर हो गया ना सब चीजें, नागौरी उच्च भूमि हो गई, ठीक है, नागौरी उच्च भूमि गोडवाड़ प्रदेश व शेखावटी प्रदेश के मध्य स्थित है, नागौर व डीडवाना कुचामन, ठीक है। तो ये दो जिले शामिल है किसके अंदर, नागौरी उच्च भूमि के अंदर। ऊपर उठा हुआ भाग है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 300 से 500 मीटर आ जाएगी आपकी ऊंचाई, ठीक है। तो आपका क्षेत्र कौन सा है ये बता दिया कि डीडवाना और डीडवाना कुचामन और नागौर वाला क्षेत्र आ गया। सोडियम क्लोराइड पाया जाता है इसकी मिट्टी में, इस कारण से ये क्या है, बंजर व रेतीला है। जिले कौन कौन से यहाँ पे, सांबर, डीडवाना और कुचामन मुख्य जिले हैं ये खारे पानी की, ठीक है। ये चीजें आगे 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 ये चीजें, ठीक है, हो गया ये। आगे देखो गोडवाड़ प्रदेश। अब गोडवाड़ प्रदेश में देखो क्या चीजें हैं। गोडवाड़ प्रदेश को और हम क्या क्या कह सकते हैं, अगर बात करें तो इसको लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, लूणी बेसिन, या फिर इसको लूणी जवाई बेसिन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लूणी जवाई बेसिन। एक जवाई नदी और बहती है ना, इस कारण से लूणी जवाई बेसिन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको लूणी बेसिन, लूणी जवाई बेसिन के नाम से भी इसको जान सकते हैं अपने। इसके अलावा बात करें तो यह प्रदेश कहां पे है, किन जिलों को शामिल करता है, तो यह पाली किसको करता है, पाली, दक्षिण पूर्वी जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण वाला इलाका है ना वो है, ठीक है। इसके अलावा बालोतरा दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, जालोर व सांचौर जिलों में विस्तृत है। कुछ भाग अपने इसको कह सकते हैं ब्यावर का भी कुछ भाग इसके अंदर शामिल है। किसका भाग, ब्यावर का भी भाग इसके अंदर शामिल है, जहां पे सेंदरा जो पहाड़ियां हैं सर्पाकार वो पाई जाती है, जो ब्यावर का हिस्सा भी इसके अंदर शामिल है। अगर इसके अंदर मैप से समझने की कोशिश करें तो कौन कौन सा हिस्सा आ जाएगा, पाली आ जाएगा, सांचौर, जालोर, पाली, ठीक है, ब्यावर का हिस्सा और जोधपुर ग्रामीण का हिस्सा, बालोतरा, ठीक है, और कुछ हिस्सा बाड़मेर का। तो ये आपका भाग कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा गोडवाड़ प्रदेश का, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, गोडवाड़ प्रदेश का, या इसको हम कह सकते हैं लूणी बेसिन भी कह सकते हैं, या इसके अलावा लूणी जवाई बेसिन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यह प्रदेश लूणी नदी व उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान है। लूणी नदी हो गया उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान है।
हम इसके बारे में बात करेंगे जब अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, तो उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, लूणी नदी की, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन लूणी नदी व उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान है, इसी कारण से इसको लूणी बेसिन भी कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर बात करें आगे, देखो मिट्टी किस प्रकार की है, नवीन कांपीय मिट्टी है, नवीन कांपीय जलोढ़ मिट्टी, यानी कि नवीन जो नई मिट्टी आती है जल के माध्यम से, नदियां जो बहाकर लाती है उसको नवीन कांपीय या फिर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, नवीन कांपीय या जलोढ़ मिट्टी इसको कहते हैं। इसके अलावा बात करेंगे 56 की पहाड़ियां, क्या है, 56 की पहाड़ियां। अब 56 की पहाड़ियां कहां पे है, तो वो है बालोतरा में। कहां पे है, बालोतरा में है। मोक्कलसर गांव से सिवाना तक गुबंदाकार, क्या है, गुबंदाकार पहाड़ियां विस्तृत है। गुबंदाकार है या इसको गोलाकार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दो नाम चलते हैं इसके, एक तो गुबंदाकार चलता है, एक गोलाकार चलता है। तो इनमें दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, गोलाकार गुबंदाकार, लेकिन गुबंदाकार पहाड़ियां हैं, विस्तृत है। यह 56 पहाड़ियों का समूह है। 56 पहाड़ियों का समूह होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, 56 पहाड़ियों का समूह होने के कारण इसको 56 की पहाड़ियां कहा जा सकता है। 56 का मैदान आपने पढ़ा होगा, कहां पे है, कमेंट में बताओ। ठीक है, तो ये 56 की पहाड़ियां कहां पे है, तो बालोतरा में मोक्कलसर गांव से सिवाना तक गुबंदाकार पहाड़ियां स्थित है, और यह 56 पहाड़ियों का समूह है। तो ये कौन से प्रदेश में आ जाएगा, तो ये प्रदेश आपका होगा गोडवाड़ प्रदेश, लूणी बेसिन है। ठीक है, इसके अलावा ये चीजें हो गई समस्या। ये कौन सा प्रदेश है, इसके अंदर जिले कौन कौन से आते हैं, तो पाली, दक्षिण पूर्वी जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। इसके अलावा बालोतरा, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, जालोर, सांचौर जिलों में विस्तृत है। एक कमेंट देखा था कि सर ये लूणी बेसिन में आप तो जालोर को पढ़ा रहे हो, कमेंट देखा था मैंने कि जालोर को पढ़ा रहे हो, तो जालोर तो आया ही नहीं है। तो वो प्रवाह क्षेत्र की बात है, वो आगे बात करेंगे। अब बेसिन के अंदर तो आएगा ना, गोडवाड़ प्रदेश के अंदर तो जालोर शामिल होगा ही। ठीक है, तो वो आगे बात करेंगे उसके अंदर जालोर शामिल है या नहीं है, वो आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। लेकिन जो ये चीज है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि पाली, दक्षिण पूर्वी जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, जालोर व सांचौर जिलों में विस्तृत है। ठीक है, कौन सा प्रदेश है, गोडवाड़ प्रदेश आ जाएगा। मिट्टी नवीन कांपीय जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों द्वारा जल के साथ बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है वो मिट्टी आ जाएगी। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी या फिर नवीन कांपीय कह सकते हैं। 56 की पहाड़ियां बालोतरा में मोक्कलसर गांव से, कहां से है, मोक्कलसर गांव से सिवाना तक जो पहाड़ियां हैं वो 56 पहाड़ियां हैं, गुबंदाकार पहाड़ियां हैं, या फिर इसको गोलाकार पहाड़ियां भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये चीज आगे समझ में। हाँ, इसको ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं। इस 56 की पहाड़ियों को क्या कहा जा सकता है, ग्रेनाइट पर्वत भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्या कहा जा सकता है, ग्रेनाइट पर्वत। ठीक है, क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट पत्थर पाए जाने के कारण, ग्रेनाइट पत्थर पाए जाने के कारण इसको ग्रेनाइट पर्वत भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, 56 की पहाड़ियों को कहा जाता है। ये चीजें हो गई क्लियर, कोई दिक्कत गोडवाड़ प्रदेश में। ठीक है, चलें आगे। आगे देखो, अब गोडवाड़ प्रदेश, यहाँ पे नाकोड़ा पर्वत है। अब नाकोड़ा पर्वत कहाँ पे है, बालोतरा में है। पहले बाड़मेर में था, लेकिन अब बालोतरा में आ गया है। कौन से प्रदेश में है, गोडवाड़ प्रदेश में है। जैन धर्म का पार्श्वनाथ मंदिर, जैन धर्म का पार्श्वनाथ मंदिर तथा नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित है। यहाँ पे कौन से मंदिर स्थित है, तो जो जैन धर्म का पार्श्वनाथ मंदिर और नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित है। और इस मंदिर के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब कला संस्कृति क्लासेस होगी। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रदेश में, गोडवाड़ प्रदेश के अंदर आपका नाकोड़ा पर्वत है जो बालोतरा में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो पीपलूद, पीपलूद क्या है, तो बालोतरा के अंदर यही है। ठीक है, पहले बाड़मेर में आता था, लेकिन अब किस में आ गया है, बालोतरा के अंदर आ गया है। यह है रेगिस्तान का माउंट आबू। ये क्या है, रेगिस्तान का माउंट आबू, यानी जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका क्या कहलाता है, माउंट आबू कहलाता है। लेकिन राजस्थान का लघु माउंट आबू, राजस्थान का क्या कहलाता है, लघु माउंट आबू कहलाता है। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें सबसे अधिक बारिश जो होती है वो पीपलूद में ही होती है। इस कारण से इसको माउंट आबू यानी कि जो रेगिस्तान का माउंट आबू कहते हैं और राजस्थान का लघु माउंट आबू भी इसे कहा जा सकता है। आगे बात करें नेहड़, नेहड़ क्या चीज है, बाड़मेर व सांचौर जिले का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है। तो ये इंपॉर्टेंट इस कारण से हो जाता है कि ये भाग नेहड़ क्यों कहलाता है, तो नेहड़ इस कारण से कहलाता है कि प्राचीन समय में क्या होता था, कच्छ के मैदान में समुद्र हुआ करता था और यह भाग क्या कहलाता था, समुद्र के टच करता था। ये भाग कौन सा, बाड़मेर व सांचौर जिले का भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है।
कच्छ में पहले क्या होता था, केवल समुद्र होता था, ये धरातलीय इलाका नहीं था। धरातलीय इलाका नहीं था, इस कारण से बाड़मेर व सांचौर से समुद्र टच होता था, इस कारण से ये नेहड़ कहलाता था। ठीक है, इसके अलावा ये आप चीज आगे समझ में, यहाँ पे गोडवाड़ प्रदेश के अंदर नाकोड़ा पर्वत है, पीपलूद है जिसे रेगिस्तान का माउंट आबू भी कहते हैं। इसके अलावा नेहड़, नेहड़ कौन से जिले हैं, जो बाड़मेर व सांचौर जिले का वह भाग है जो गुजरात का जो कच्छ है वो वहां को क्या करता है, उसको स्पर्श करता है। जहां पे पहले क्या होता था, समुद्र होता था और समुद्र का भाग राजस्थान से टच करता था, लेकिन अब के समय में टच नहीं करता है। ठीक है, ये आगे अगर इसके आगे बात करें तो सांचौर इसी के अंदर आता है, जो गोडवाड़ प्रदेश है ना उसी के अंदर सांचौर आता है। सांचौर को क्या कहा जाता है, अगर बात करें तो राजस्थान का पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का पंजाब। राजस्थान का पंजाब किसको कहते हैं, अगर बात करें तो वो किसको कहते हैं, सांचौर को कहते हैं। अब सेंद्रा, सेंद्रा नाम सुना है क्या, सेंद्रा पहले किस में आता था, सेंद्रा पहले पाली में था, किसमें था, पाली में था, लेकिन अब कहां पे चला गया है ये, अब ये चला गया है ब्यावर में। कहां चला गया है, ब्यावर में चला गया है। ठीक है, यहाँ पे सर्पाकार चट्टाने हैं। ठीक है, सर्पाकार चट्टाने हैं यहाँ पे। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर इसके बारे में आगे बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर मुख्य नहर कौन सी है, मुख्य नहर, तो मुख्य नहर आ जाएगी आपकी नर्मदा नहर। क्या आ जाएगी, नर्मदा नहर आ जाएगी। इसके अलावा बात करें तो मुख्य बांध, मुख्य बांध भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा बांध है, जवाई बांध। कौन सा बांध है, जवाई बांध। ठीक है, ये चीजें होगी, कोई समस्या। इसके अलावा एक और चीज रहेगी, रोही मैदान। रोही मैदान किसे कहा जाता है, ये पूछा जाए तो आपसे, रोही का मैदान, रोही मैदान। ठीक है, तो ये चीज है आपका अरावली व लूणी नदी, अरावली व लूणी नदी के बीच का क्षेत्र, रोही मैदान कहलाता है। ये उपजाऊपन भाग है। ठीक है, ये भाग है जो उपजाऊ भाग है, कृषि योग्य भाग है। रोही मैदान अरावली व लूणी नदी के बीच का क्षेत्र है, उसको क्या कहा जाता है, आपका रोही मैदान कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो सांचौर किसको कहा जाता है, तो सांचौर को कहा जाता है राजस्थान का पंजाब। सेंदड़ा ब्यावर के अंदर क्या पाई जाती है, सर्पाकार चट्टानें पाई जाती है। और मुख्य नहर इस क्षेत्र की गोडवाड़ प्रदेश की बात करें तो वो कौन सी है, नर्मदा नहर आपकी। मुख्य बांध की बात की जाए तो ज्वाई बांध हो जाएगा। और रोही का मैदान कहाँ है, तो अरावली व लूणी नदी के बीच का क्षेत्र है, वो रोही का मैदान है कहलाता है। तो ठीक है, तो आपने चीज पढ़ लिया कि नाकोड़ा पर्वत कहाँ पे है, ये आपने गोडवाड़ प्रदेश के अंदर सारी चीजें आ गई। गोडवाड़ प्रदेश बता दिया कौन कौन से जिले, पाली, जोधपुर ग्रामीण का कुछ हिस्सा, बालोतरा का, बाड़मेर का कुछ हिस्सा, जालोर व सांचौर का भी। ठीक है, लूणी नदी व उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान है ये। और नवीन काम पे जलोढ़ मिट्टी है। बालोतरा से मोकलसर गांव से सिवाना तक गुबंदाकार पहाड़ियां विस्तृत है। इसका कितनी पहाड़ियां, 56 पहाड़ियां, इस कारण से इसको 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। और यहाँ पे ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है, इस कारण से इसको ग्रेनाइट पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में है, जहां पे जैन धर्म का पार्श्वनाथ मंदिर तथा नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित है। इसके अलावा बात करें तो पीपलूद बालोतरा में यह रेगिस्तान का माउंट आबू कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान इलाका जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, इस कारण से इसको रेगिस्तान का माउंट आबू कहा जाता है। और राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। नेहड़ बाड़मेर व सांचौर जिले का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता था, जो प्राचीन समय में क्या होता था, समुद्र हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो कैसी लगी क्लास आपको, ये आपको जरूर बताना है। तो ये देखो क्लास हमारा कारवां चल पड़ा है, अब धीरे धीरे हम पूरी जियोग्राफी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इस बात की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना कि सर जियोग्राफी पूरी करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, तो मैं यहीं पर हूँ, पूरी जियोग्राफी करवाऊंगा। तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो बस आपको पढ़ना है, केवल ध्यान कहाँ पे लगाना है, पढ़ाई पे ध्यान लगाना है। और रजिस्टर और मैप के साथ साथ आपको चलना है। तो चीज आज क्लियर हो गई। कौन सा भाग आपका हो गया, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश आपका कंप्लीट हो चुका है। कल हम करेंगे अरावलीय पर्वतीय प्रदेश से संबंधित चर्चा, जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। NDC क्लासेस के नाम से जो टेलीग्राम है,
उसको जाके ज्वाइन करना है वो आपको बता दिया है। वहां पे आपको पीपीटी शेयर की जाएगी और की जा रही है क्लासें आपको, साथ साथ में वहां से क्या कर सकते हो, आप रजिस्टर के अंदर लिख सकते हो उस चीज को। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना है एनडीसी क्लासेस के नाम से। इसके अलावा हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन के बारे में बार बार कह रहा हूं, और प्ले स्टोर पर जाओगे एनडीसी क्लासेस के नाम से सर्च करोगे और क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। इसके अलावा चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, जिन लोगों ने नहीं कर रखा है वो। ठीक है, सब्सक्राइब करना है किसको, एनडीसी क्लासेस। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करना है। और कैसी लगी क्लास बताओ, कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है, कमेंट जरूर करना है, बताना है। ठीक है, कैसी लगी क्लास। और तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।